आप सभी को लक्ष्य एजुकेशन सेंटर में स्वागत करता हूं। मैं बता दूं कि हम लोग जानते हैं कि जब सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे से काफी दूर स्थित होते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे के काफी करीब होते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये अपसौर और उपसौर हैं। आपके एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे। तो बिना समय गवाए हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा बोर्ड में। ये जो हमारा टॉपिक है अपसौर और उपसौर, अपहेलियन एंड परिहेलियन। तो मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। हम लोग जानते हैं कि ये सूर्य है और सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं, जो 8 ग्रह हैं, वो सूर्य का परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर या अंडाकार पथ पर करते हैं। ये आप सभी जानते होंगे। और जितने भी ग्रह हैं मानकर चलिए उसमें हमारी पृथ्वी भी है, उसमें हमारी पृथ्वी भी है। तो पृथ्वी ये सूर्य का परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर करती है। ये हुआ दीर्घवृत्ताकार पथ। और जितने भी सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं ये किस दिशा में सूर्य का परिक्रमा करते हैं, क्लॉकवाइज करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जितने भी ग्रह हैं वो जितने भी ग्रह हैं सूर्य का परिक्रमा एंटी क्लॉकवाइज करती हैं। एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब है कि अगर ये पृथ्वी है, अगर ये पृथ्वी है तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये पृथ्वी है तो एंटी क्लॉकवाइज सूर्य का परिक्रमा करती हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहा हूं, ये पृथ्वी है, सूर्य का परिक्रमा एंटी क्लॉकवाइज करती हैं। बोर्ड में आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है पृथ्वी। अब जो है अगर अगर ये जो है सूर्य है और ये पृथ्वी है तो एक दूसरे से जब काफी दूर स्थित होते हैं, सूर्य और पृथ्वी जब एक दूसरे से काफी दूर स्थित होते हैं तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो इस स्थिति को, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, इस स्थिति को अपसौर, इस स्थिति को अपसौर की स्थिति कहते हैं। अपसौर की स्थिति कहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि अपसौर की स्थिति क्या होती है तो बताना यही है कि सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे के काफी दूर स्थित होते हैं तो इस स्थिति को अपसौर की स्थिति कहते हैं। अब इसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी कितनी होती है, कितनी दूरी होती है। तो यहां पर 14, सॉरी, ये जो है यहां पर 15.20 करोड़ किलोमीटर। कहने का मतलब है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जब सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे से काफी दूर स्थित होते हैं तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो मैंने लिखा है 15.20 करोड़ किलोमीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 152 मिलियन किलोमीटर लिख सकते हैं। सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे के काफी दूर स्थित होते हैं तो इस स्थिति को अपसौर की स्थिति कहते हैं। और इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो होती है 15.20 करोड़ किलोमीटर होती है, या इसी को 152 मिलियन किलोमीटर बोल सकते हैं। अब जो है इस समय ये अपसौर की स्थिति कब घटित होती है, अपसौर की स्थिति कब घटित होती है।
ये एग्जाम में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि अपसौर की स्थिति किस तिथि को घटित होती है। तो ये जो है 4 जुलाई को ये घटित होती है, 4 जुलाई को घटित होती है। चलिए ठीक है। अब यहां जो है मैं एक यहां पर पृथ्वी बना रहा हूं और ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। तो इसमें जब सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे के काफी करीब होती हैं तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को उपसौर की स्थिति कहते हैं। मैंने कहा कि सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे के काफी करीब होते हैं तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उपसौर की स्थिति कहते हैं। और उपसौर की स्थिति कब घटित होती है? उपसौर की स्थिति कब घटित होती है? तो ये जो है 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति घटित होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य और पृथ्वी किस तिथि को एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं? 3 जनवरी को। और इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उपसौर की स्थिति कहते हैं। चलिए ठीक है। अब जब सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे के काफी करीब होते हैं, अगर आपके एग्जाम में पूछ ली जाए कि सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं, करीब होते हैं, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दोनों के बीच की दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। इसी को 147 मिलियन किलोमीटर बोल सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये प्रश्न रहता है कि सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे के काफी नजदीक स्थित होते हैं तो उनके बीच की दूरी कितनी होती है? तो उनके बीच की दूरी 147 मिलियन किलोमीटर होती है। और जब पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे के काफी दूर स्थित होते हैं तो दोनों के बीच की दूरी 152 मिलियन किलोमीटर होती है। अब जो है इसमें से अगर पूछा जाए कि सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी कितनी होती है? सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी कितनी होती है? तो औसत जो दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के औसत दूरी कितनी होती है? तो 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग कि अगर प्रश्न में रहे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी कितनी होती है तो ऑप्शन में 150 मिलियन किलोमीटर ही रहता है और ये प्रीवियस ईयर में ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट में। अब जो है अगर आपसे पूछ ली जाए कि जब सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे से काफी दूर स्थित होते हैं तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 152 मिलियन किलोमीटर। अगर आपसे पूछ ली जाए कि सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे के काफी करीब होते हैं तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 147 मिलियन किलोमीटर।
देख लिए, मैं बता दे रहा हूं कि ये जो है 3 जनवरी जो है और ये जो है 4 जुलाई है। ये काफी पूछा जाता है कि किस तिथि को सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो 3 जनवरी को, ये 3 जनवरी ऑप्शन में रहता है। फिर से कहा जाएगा कि सूर्य और पृथ्वी जब एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं तो यह स्थिति क्या कहलाती है, तो यह स्थिति उपसौर कहलाती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे के काफी दूर स्थित होते हैं तो यह स्थिति क्या कहलाती है, तो अपसौर की स्थिति कहलाती है। और अपसौर की स्थिति कब घटित होती है, तो 4 जुलाई को घटित होती है। चलिए, इतना हमको लगता है कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब जो है हम लोग देखते हैं कि जो है भारत की जो स्थिति है, भारत की जो स्थिति है, अगर ये ग्लोब है या पृथ्वी है तो हम लोग जानते हैं कि ये 0 डिग्री ये अक्षांश रेखा है जिसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तो भारत किस गोलार्ध में है, ये हुआ नॉर्थ, ये हेमिस्फीयर है, नॉर्थ ये हेमिस्फीयर है और ये साउथ हेमिस्फीयर है। ये 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती हैं। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो जो हमारा भारत है, कि भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है, यानी कि भारत जो हमारा भारत है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, आप सभी जानते हैं। अब फिर 4 जुलाई को हम देखते हैं, 4 जुलाई को हम देखते हैं कि जो भारत में गर्मी पड़ती है, ऐसा क्यों होता है। 4 जुलाई को मैंने कहा कि 4 जुलाई को भारत में गर्मी पड़ती है और आप लोग जानते हैं कि 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे से काफी दूर स्थित होते हैं, फिर भी भारत में या उत्तरी गोलार्ध में गर्मी क्यों पड़ती है, गर्मी क्यों पड़ती है, चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर जो है यहां से एक यानी कि ये एक्सिस है, पृथ्वी का जो अक्ष है, आप लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष में कितना डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष में झुकी हुई है। तो मैंने ये एक्सिस खींच दिया। अब यहां से मैंने ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींचा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींचा, कहने का मतलब है विषुवत रेखा पृथ्वी के मध्य से मैंने खींच दिया। और ये जो है पृथ्वी का एक्सिस है, अक्ष है, पृथ्वी का ये अक्ष है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि सूर्य और पृथ्वी 4 जुलाई को एक दूसरे से काफी दूर स्थित होते हैं, लेकिन 4 जुलाई को उत्तरी गोलार्ध में चाहे भारत में गर्मी पड़ती है। अभी देखिएगा, अभी जो है अप्रैल का माह चल रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कि गर्मी पड़ता है। तो क्यों ऐसा होता है, तो कहने का मतलब है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य और पृथ्वी 4 जुलाई को एक दूसरे से काफी दूर स्थित होते हैं, फिर भी भारत में या उत्तरी गोलार्ध में गर्मी क्यों पड़ती है, तो देख रहे हैं
ये जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है, और ये साउथ हेमिस्फीयर है, साउथ हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध है। तो यहां पर सूर्य है और यहां पर पृथ्वी है। तो पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है, पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है 4 जुलाई को, यानी कि ये सूर्य की ओर झुकी हुई रहती है, सूर्य की ओर झुकी हुई रहती है। कहने का मतलब है कि 4 जुलाई को उत्तरी गोलार्ध सूर्य के काफी करीब होती है। इसलिए यहां पर उत्तरी गोलार्ध में, अगर उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है, उत्तरी गोलार्ध में क्यों गर्मी पड़ती है? क्योंकि ये जो है उत्तरी गोलार्ध है या भारत है, ये सूर्य के काफी करीब आ जाती हैं या होती हैं। अब इसके जस्ट विपरीत जो होगा दक्षिणी गोलार्ध में, फिर क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में फिर क्या होगा? तो ये जो है, अगर मैंने ऐसे, ये जो है कलम है ऐसे मैं रख रहा हूं, तो देख पा रहे होंगे कि ये उत्तरी जो गोलार्ध है वो सूर्य के करीब चला गया, और पृथ्वी का जो दक्षिणी गोलार्ध है सूर्य से ये दूर चला जाता है। तो देख पा रहे होंगे कि यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में इस समय 4 जुलाई को, यानी कि 4 जुलाई को ठंडी पड़ेगी। चलिए, ये जो है समझ में आया होगा। अब मैं यहां चल रहा हूं। सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे के काफी करीब होती हैं। सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे के काफी करीब होती हैं, यानी कि 3 जनवरी को ये एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाती हैं। तो इस समय देखिएगा 3 जनवरी में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, ये जो है उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो 3 जनवरी को उत्तरी गोलार्ध में ठंडी पड़ेगी या गर्मी पड़ेगी? तो उत्तरी गोलार्ध में या भारत में, जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में ठंडी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो है भारत में दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी तक ठंडी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे के काफी करीब हैं 3 जनवरी को, तो फिर भी यहां पर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में ठंडी पड़ती हैं। क्यों पड़ती हैं? क्योंकि इस समय जो पृथ्वी की जो उत्तरी गोलार्ध है या भारत है सूर्य से काफी दूर होती हैं, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में ठंडी पड़ती है। और यहां पर देख पा रहे होंगे कि ये जो है पृथ्वी की जो दक्षिणी गोलार्ध है ये सूर्य के नजदीक चली जाती हैं। तो यहां पर ये जो दक्षिणी गोलार्ध है यहां पर फिर गर्मी पड़ेगी। जस्ट इसके विपरीत, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में ठंडी पड़ती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 3 जनवरी को गर्मी होती है। चलिए, ये जो रहा आपके सामने, मैंने उपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है, काफी बेहतर तरीके से समझाने का मैंने प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा। चलिए, अब मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से डायग्राम के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया हूं। हम लोग फिर अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।